हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉजिकली। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ लीगल करंट अफेयर्स अक्टूबर महीने के। इस वीडियो में हम इस महीने के लेटेस्ट जजमेंट्स को कवर करेंगे, साथ ही में जो लेटेस्ट लीगल न्यूज़ है उसको भी हम कवर करेंगे। इस वीडियो की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम इस महीने के लेटेस्ट जजमेंट्स को कवर करते हैं। तो पहला जजमेंट का नाम है महेश गोविंद जी त्रिवेदी वर्सेस बकुल मगनलाल। इस केस में एक रेस्पोंडेंट था जिसने अपना रिटर्न स्टेटमेंट फाइल किया, फिर उसके 13 साल बाद अब वो एक काउंटर क्लेम फाइल करना चाह रहा था। अब कोर्ट के सामने ये क्वेश्चन था कि ये काउंटर क्लेम क्या वैलिडली फाइल किया जा सकता है या नहीं। तो यहाँ पे कोर्ट ने बोला कि काउंटर क्लेम को फाइल करने के लिए दो कंडीशंस जरूरी हैं। सबसे पहले जो कॉज ऑफ एक्शन की कंडीशन ऑर्डर 8 रूल 6 में दी हुई है उसको कंप्लीट करना पड़ेगा आपको। सेकंड, जो आपका काउंटर क्लेम है वो आपको लिमिटेशन पीरियड के अंदर ही फाइल करना होगा। उन्होंने आगे ये बोला कि काउंटर क्लेम को रिटर्न स्टेटमेंट के साथ ही फाइल करना है, ऐसा कहीं लिखा नहीं हुआ है। लेकिन अगर हम को ज्वाइंट एंड हार्मोनियस रीडिंग करेंगे रूल 6A 9 10 ऑफ ऑर्डर 8 एंड ऑर्डर 6 रूल 17 की, तो हम ये पाएंगे कि कोर्ट इज वेस्टेड विद डिस्क्रिशन टू अलाउ द फाइलिंग ऑफ काउंटर क्लेम इवन आफ्टर द फाइलिंग ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट, कि मतलब बाद में भी फाइल किया जा सकता है। लेकिन कंडीशन क्या है कि इट मस्ट बी विद इन द लिमिटेशन पीरियड प्रिस्क्राइब्ड अंडर द लिमिटेशन एक्ट। अब हम बढ़ते हैं अगले केस की तरफ जिसका नाम है देवेंद्र नाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। अब इस केस में कोर्ट के पास ये सवाल था कि क्या हाई कोर्ट अपनी 482 सीआरपीसी की पावर को इस्तेमाल करते हुए किसी मैजिस्ट्रेट से ये कह सकती है कि क्या आप ये मैजिस्ट्रेट को डायरेक्ट कर सकती है कि आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन और री इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करें किसी केस में, और ऐसे केस पे जहां पे इसके सामने मैजिस्ट्रेट के सामने चार्जशीट फाइल हो चुकी है और इसने कॉग्निजेंस भी ले लिया है। तो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने ये बोला कि क्रिमिनल लॉ का जो एंड ऑब्जेक्ट है वो है टू सिक्योर द एंड्स ऑफ जस्टिस, और अगर उसके लिए ऐसा लगता है हाई कोर्ट को कि उसको अपने इन पावर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा तो वो इन पावर्स का इस्तेमाल कर सकती है और 482 के अंदर वो कह सकती है मैजिस्ट्रेट को कि आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन और री इन्वेस्टिगेशन करवाइए। ना अगला केस है रामानंद नंदलाल भारती वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ना इस केस में कोर्ट ने कई सारे ऑब्जर्वेशंस किए थे कई सारे पॉइंट्स पे। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो था ऑफ सेक्शन 27 ऑफ आईईए, और इसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने काफी इंपॉर्टेंट बात बोली थी और वो कहा था कि मेयर डिस्कवरी कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड एज सफिशिएंट टू इन्फर ऑथरशिप ऑफ कंसीलमेंट। केवल डिस्कवरी से हम ये नहीं कह सकते कि उसी ने वो चीज छुपाई थी। हो सकता है उसको उस वेपन की डायराइव्ड नॉलेज हो कि वो कहां पे है, या फिर ये भी हो सकता है कि जो एक्यूज था उसने वो चीज देखी हो किसी को छुपाते हुए। तो केवल डिस्कवरी से ये प्रूव नहीं हो जाता कि उसी ने वो ऑब्जेक्ट वहां पे छुपाया है। तो ये इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन था सेक्शन 27 को लेके। तो नेक्स्ट केस है हमारा दशरथ भाई त्रिकम भाई पटेल वर्सेस हितेश महेंद्र भाई पटेल। तो इस केस में हुआ यूं कि एक यहाँ पे था डेटर और एक यहाँ पे था क्रेडिटर। डेटर ने अपना डेट चुकाने के लिए क्रेडिटर के रिस्पेक्ट में एक चेक इशू कर दिया, लेकिन चेक इशू करने के बाद क्या किया इसने इसने एक पार्ट पेमेंट कर दिया टुवर्ड्स द डेट टू द क्रेडिटर। अब ये जो चेक है इस पे कोई भी इंडोर्समेंट नहीं किया गया अंडर सेक्शन 56 रिगार्डिंग द पार्ट पेमेंट, और ऐसे ही प्रेजेंट कर दिया गया इन फ्रंट ऑफ द बैंक फॉर इनकैशमेंट। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे केस में जब चेक, अगर मान लीजिए जो इस केस में हुआ कि डिसऑनर हो गया, तो क्या इसकी कोई लायबिलिटी बनती है वहां पे। तो कोर्ट ने ये कहा कि चेक को तब तक प्रेजेंट नहीं किया जा सकता इनकैशमेंट करने के लिए जब तक उस पे पार्ट पेमेंट का रिकॉर्ड नहीं है। अगर ऐसा चेक डिसऑनर हो जाता है तो भी 138 के अंदर कोई भी लायबिलिटी नहीं निकल के आएगी, क्योंकि चेक जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो एक लीगली एनफोर्सिएबल डेट नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज उसके रिस्पेक्ट में एक पार्ट पेमेंट हो चुका है और अब वो अमाउंट पे नहीं करना है। तो इसीलिए जब तक सेक्शन 56 के अंदर एंडोर्समेंट नहीं हो जाता उस चेक का रिगार्डिंग द पार्ट पेमेंट, तब तक इस चेक को लीगली इनकैश नहीं कराया जा सकता। अब नेक्स्ट केस है हमारा बीएसईएस राजधानी पावर वर्सेस दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। अब इस केस में कोर्ट के सामने यह सवाल था कि जैसे कोई भी मान लीजिए केस है तो वहां पे हम ये कैसे डिटरमाइन करें कि जो क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज हो रहा है वो सब्सटैंशियल वन है या नहीं है। तो इस
केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो एप्रोप्रिएट टेस्ट होगा ये डिटरमाइन करने के लिए वो ये होगा कि हमको ये देखना है कि वो जो क्वेश्चन है क्या वो डायरेक्टली और सब्सटेंशियली जो पार्टीज के राइट्स को इफेक्ट कर रहा है। अगर हाँ तो वो सब्सटेंशियल होगा और अगर नहीं तो वो सब्सटेंशियल नहीं होगा। इसके बाद हमारा अगला केस है इनायत अली वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना ना। इस केस में हुआ ये कि कंप्लेनेंट ने एक्यूज के खिलाफ, दो एक्यूज थे, उनके खिलाफ कंप्लेंट की सेक्शन 498A, 323, सेक्शन 354 एंड 506 एंड 509 ऑफ आईपीसी के अंदर। और केस इन सेक्शंस का है और इसके अंडर इस केस के दौरान उसने रिक्वेस्ट कर दी फॉर डीएनए टेस्ट ऑफ हर चिल्ड्रन टू टेस्ट की जो पैटर्निटी है वो किसकी है ना। ऐसे केस में क्या डीएनए टेस्ट को अलाउ किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो कोर्ट ने यहाँ पे ये बोला कि ऑल्दो हाई कोर्ट ने डीएनए फिंगर टेस्ट को परमिट कर दिया था, डीएनए फिंगरप्रिंट टेस्ट को परमिट कर दिया था, क्योंकि उन्होंने कहा कि सेक्शन 53, 53A एंड 54 ऑफ सीआरपीसी पावर देते हैं कोर्ट को और उन्होंने इस बात पे अलाउ कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जस्ट बिकॉज समथिंग इज परमिसिबल अंडर द लॉ, ऐसा तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मैटर ऑफ रूटीन के तहत उसको अलाउ कर देंगे। ऐसी चीज जो इतनी सेंसिटिव चीज है डीएनए फिंगरप्रिंट जैसी, इसको हमको अगर अलाउ करना है तो विद वेरी केयरफुल ऑब्जर्वेशन करना होगा। और इस केस में जहां पे डीएनए फिंगर टेस्ट की बात आ रही है वहां पे राइट टू प्राइवेसी भी इंक्लूड हो रहा है। और इस प्रेजेंट केस में जो आप बच्चों का फिंगरप्रिंट टेस्ट करा दे रहे हैं तो जिससे कि उनकी पेटर्निटी पे चैलेंज आ सकता है, पेटर्निटी के बाद उनके इनहेरिटेंस पे चैलेंज आ सकता है, जो कि बिल्कुल खिलाफ है ऑफ सेक्शन 112 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। तो ऐसे केस में फिंगरप्रिंट टेस्ट को अलाउ नहीं करना चाहिए। और फ्यूचर में भी जब भी डीएनए टेस्ट अलाउ होगा तो वो केवल सब्सटेंशियल मैटर पे होगा जिसका डायरेक्ट बियरिंग होगा अपॉन द फैक्ट, अपॉन द डिसीजन ऑफ द केस। इस केस में जो ये डीएनए टेस्ट वाला जो चीज थी ये एक डिफरेंट टेंजेंट था, ये एंसिलरी क्वेश्चन था, ये रियल क्वेश्चन नहीं था केस का। तो ऐसे हालातों में डीएनए टेस्ट को अलाउ नहीं करना चाहिए। इसके बाद हमारा अगला केस है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया वर्सेस सेंटर फॉर एविएशन पॉलिसी। इस केस में क्वेश्चन ये था कि अगर कोई एक इनविटेशन टू टेंडर है तो क्या उसका जुडिशियल स्क्रूटनी, उसकी जुडिशियल स्क्रूटनी हो सकती है क्या उसके टर्म्स एंड कंडीशंस की। तो यहाँ पे कोर्ट ने ये बोला कि इनविटेशन टू टेंडर जो होता है जनरली उसकी जुडिशियल स्क्रूटनी नहीं होनी चाहिए और केवल तभी उसकी जुडिशियल स्क्रूटनी हो सकती है जब उसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो आर्बिट्रेरी हो, डिस्क्रिमिनेटरी हो या मैलाफाइड हो। इसके अलावा इन एनी अदर केस उनके जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको हम नहीं जांचेंगे। और जो गवर्नमेंट है, टेंडरर है, उसके पास एक फ्री हैंड होता है कि वो अपने टेंडर्स के टर्म्स एंड कंडीशन को सेट कर सके। अब हमारे सारे जजमेंट्स जो इंपॉर्टेंट है इस महीने के वो हमने कवर कर लिए हैं और अब हटते हैं हम लीगल न्यूज की तरफ। तो सबसे पहले जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने रिसेंटली 2 फिंगर टेस्ट को बैन कर दिया है। उन्होंने ये बोला कि ये जो 2 फिंगर टेस्ट होता है ये जो रेप केसेस में किया जाता है तो इट इज पैट्रियार्कल एंड सेक्सिस्ट एंड कॉल्ड फॉर इट्स रिमूवल फ्रॉम मेडिकल एजुकेशन सिलेबस। और ये भी कहा उन्होंने कि अगर कोई भी फ्यूचर में अगर ऐसा कोई करता है, कंडक्ट करेगा 2 फिंगर टेस्ट तो ही विल बी गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट। केस का नाम था स्टेट ऑफ झारखंड वर्सेस शैलेंद्र कुमार राय। नेक्स्ट न्यूज में सुप्रीम कोर्ट ने एक स्प्लिट वर्डिक्ट डिलीवर किया इन द हिजाब बैन केस। और जस्टिस हेमंत गुप्ता ने जहां एक तरफ कहा कि वियरिंग ऑफ हिजाब इज नॉट एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस लाइक कृपान वॉर्न इन सेक्स, वहीं पे जस्टिस धूलिया ने ये बोला कि हिजाब बैन जो है इट इज एन इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी एंड डिग्निटी एंड दैट इट गोज अगेंस्ट द राइट्स गारंटीड अंडर सेक्शन 19(1)(a) freedom of speech and expression and article 21 which is right to protection of person and liberty। तो दोनों ही जजेस ने स्प्लिट वर्डिक्ट दिया। हेमंत गुप्ता ने जो कर्नाटका हाईकोर्ट का जो जजमेंट था उसको सपोर्ट किया, वेयर एज जो जस्टिस धूलिया थे उन्होंने उसको नहीं सपोर्ट किया। नेक्स्ट न्यूज में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ बनने जा रहे हैं हमारे देश के 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये सक्सीड करेंगे अभी के हमारे चीफ जस्टिस को जो है कि हमारे हैं एनवी रमन्ना। और आज की जो लास्ट न्यूज है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली ये भी हेल्ड किया था कि कोई भी वुमेन हो, उसका कोई भी कुछ भी मैरिटल स्टेटस हो, उसको शी इज एंटाइटल्ड टू सेफ एंड लीगल अबॉर्शन अंटिल 24 वीक्स ऑफ द प्रेगनेंसी। और ये जो डिफरेंशिएशन है अंडर द एमटीपी एक्ट रिगार्डिंग मैरिड और अनमैरिड वुमेन, इट इज आर्टिफिशियल एंड कॉन्स्टिट्यूशनली अनस्टेबल। केस का नाम था एक्स वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी
हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। तो आज का हमारा वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों के साथ। ये वीडियो आपको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफी मदद करेगा, लाइक क्लैट 2023 एंड फर्दर आपके कोई जुडिशियल एग्जाम्स हो उसमें मदद करेगा। तो अगली बार जब हम आपसे मिलेंगे तब तक के लिए थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।